जय हिंद साथियों, मैं हरिवंश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंस द साइंस कॉन्सेप्ट। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, बिना समय गवाए हुए देखिए, हमारी क्लासों का उद्देश्य यही है कि नो फालतू बकवास, ओनली पढ़ाई। देखिए, इससे पहले की क्लास में बायोलॉजी फाउंडेशन के तहत ये हमारा फ्री में जो है कोर्स चल रहा है बायोलॉजी, जिसमें पूरी बायोलॉजी वह कह सकते हैं दोनों पार्ट से जूलॉजी भी कराई जाएगी और बॉटनी भी, जिसमें हमारा इससे जो पहली कल की जो क्लास हुई थी वो प्रोटीन पर हुई थी। अर्थात हम ओवरऑल कहें तो हम पोषण न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं। उस न्यूट्रिशन के न्यूट्रिएंट में हमने प्रोटीन को कल जो है कवर कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक, अर्थात वसा। आज का अगर हम टॉपिक की बात करें तो पोषण में न्यूट्रिशन, इसमें कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हम? वसा। देखिए, चलिए हम डालते हैं हेडिंग यहां पर, वसा। इसको कहते हैं भाई लिपिड। वसा को क्या कहते हैं? लिपिड। ठीक है। अच्छा, लिपिड एक नाम और भी है, वो भी लिख लीजिए, लिपिड या फिर फैट। इसको फैट भी कह देते हैं। ठीक है। चलिए देखिए क्या होती है वसा। एक सेकंड कैमरा चेक कर लें एक बार। हाँ जी, बिल्कुल ठीक आ रहा है। देखिए, बात करते हैं हम, ये जो लिपिड शब्द है, लिपिड शब्द सर्वप्रथम 1943 में ब्लोर ने दिया था। 1943 में किसने दिया था? ये ब्लोर ने। ठीक है। अच्छा देखिए, हम और चीजों को आगे बढ़ाएं इससे पहले हम पढ़ेंगे, सबसे पहले चर्चा करेंगे हम वसा के स्रोत के बारे में। वसा के स्रोत, सोर्स ऑफ फैट्स, यानी वसा कहां कहां से मिल सकती है हमें। अगर हम वसा के सोर्स की बात करें तो देखिए, वसा एक तरह से हम सोर्स में देखेंगे तो वसा हमें देखिए कहां कहां से मिल सकती है। तो हम कहें जितने भी ओवरऑल तेल होते हैं तो उन सभी में, चाहे तो आप कह सकते हैं, देखिए मांस, अच्छा जो डेयरी उत्पाद हैं, डेयरी उत्पाद, इनमें आप सभी को ले सकते हो, जैसे कि पनीर आपका खोआ, और क्या होता है, दूध दही, भाई यही होती है, इनमें मिलती है वसा। अच्छा, जितने भी तेल होते हैं, तेल, इसमें आपका सरसों का तेल, जो इधर खाने के रूप में भी लिया जाता है, सरसों का तेल, आपका मूंगफली का तेल, अच्छा नारियल का तेल, नारियल का तेल, और भी ले सकते हैं, जैतून, जैतून का तेल, और भी है एग्जाम्पल के तौर पर सूरजमुखी का तेल। चलिए बाकी और आगे है, उसमें जब आपको संतृप्त और असंतृप्त, अर्थात हम वसा को जब दो भागों में बांटेंगे उस समय और भी लिखा दिए जाएंगे आपको। देखिए, ये
वसा के स्रोत है, मतलब वसा कहाँ कहाँ से मिल सकती है, वो स्रोत है। ठीक है। अच्छा, इसमें और भी है, खाना पीना भी इसी में लिख सकते हैं आप चाहें तो। अच्छा, इसमें ये मांस के साथ साथ आप यहाँ पर एक और लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, चर्बी। भाई किसी के भी मांस में से चर्बी हो उसको भी खाया जाए, उससे भी बहुत अत्यधिक मात्रा में मिलती है। ठीक है। अच्छा, अगला, चलिए आगे बात करते हैं हम वसा के प्रकार। वसा, देखिए वसा कितने प्रकार की होती है, तो मैं कहूं वसा होती है दो प्रकार की। फैट, फैट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, तो देखिए पहला फैट होता है संतृप्त, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। देखिए आपको यहां बस समझने की जरूरत है कि ये वसा एक्चुअल में क्या है। देखिए आपने अक्सर जब विटामिन पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि कुछ ऐसी विटामिन होती है जो वसा में घुलनशील होती है, कुछ जल में घुलनशील होती है। बस हमें यहाँ पे वही चीज जानकारी करनी है कि वो जो वसा में घुलनशील होती है विटामिन, वो वसा कौन सी होती है, वही चीज यहाँ पर देखनी है हमें। देखिए संतृप्त वसा कैसी होती है, तो देखिए संतृप्त वसा होती है, ऐसे कह सकते हैं, वह वसा जो, वह वसा जो, वह वसा जो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर द्रव अवस्था में नहीं पाई जाती, या ऐसे कह सकते हैं 20 डिग्री से ऊपर, अबव टेम्परेचर, उसमें भी, यानी देखिए उसमें भी द्रव अवस्था मतलब ठोस अवस्था में पाई जाती है। कहने का मतलब मेरा ये है, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा भी होगा तब भी ये कैसी अवस्था में पाई जाएगी, ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में नहीं पाई जाएंगी। अच्छा, ये जो वसाएं होती है इधर वाली, ये हम कह सकते हैं यह वसा 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी द्रव के रूप में पाई जाती है, यानी 20 डिग्री टेम्परेचर पर भी किसके रूप में पाई जाती है, उससे ऊपर भी हो तब भी ये द्रव अवस्था में ही होती है। अब देखिए इनकी हम बात करें तो इसमें आते हैं उदाहरण के लिए मक्खन, घी, चर्बी, पनीर, दूध, नारियल तेल और मांस। अब देखो आप कह रहे होंगे क्या ये पिघलते नहीं, ये तो भाई मक्खन है, घी है, ये सारे तो बिल्कुल तेल जैसे भी हो जाते हैं गर्म करने, लेकिन 20 डिग्री पर तो नहीं, या 20 डिग्री से नीचे नहीं। ये बहुत, अर्थात हम कह सकते हैं लगभग 100-150 डिग्री पर जाकर ये ऑयल बनते हैं, 20 डिग्री पर तो नहीं बनते ये। ठीक है, वो चीज है। अच्छा, इस तरफ वाले जो होते हैं अर्थात असंतृप्त वसाएं जो होती हैं, उसके उदाहरण की बात करें तो इसमें सारे तेल ही आते हैं, जैसे कि जैतून का तेल,
सूरजमुखी का तेल, जैसे कि मूंगफली का तेल, जैसे कि बादाम का तेल, इत्यादि। और भी एग्जाम्पल है लेकिन सब तो नहीं लिखा सकते। ये होती है आपकी असर, या हम इसका मतलब देखिए, अगर 20 डिग्री टेम्परेचर तक या उससे नीचे चीजें जमने लगती है और भी नीचे आते हैं, लेकिन ये हमेशा ऐसे ही ऑयल में मिलेंगी और ये जम जाती है, ऐसे कह सकते हैं आप, ठीक है। यानी 20 डिग्री तक ये जमी हुई मिलती है और ये हमेशा चाहे नीचे टेम्परेचर हो चाहे ये हमेशा ऑयली ही मिलेगी। तो ये होती है असंतृप्त वसाएं, ये संतृप्त वसा। अच्छा, यही जो वसाएं होती हैं ये वाली, इसी में विटामिन ए बी नहीं सॉरी विटामिन ए डी ई के, ये चारों विटामिन जो है इसी में घुलनशील होती है, ठीक है। ये बात आप लोग जो है ध्यान रखना। समझ में आ गया? चलिए, ये आपके बात समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आ गया तो फिर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अभी हमने पढ़ा कि वसा के स्रोत क्या है, और वसा के, अब आपको ओवरऑल दिमाग में ये व्यू बन गया होगा कि एक्चुअल में वसा जो संतृप्त होती है वो कैसी है, और वसा एक्चुअल में होती कैसी है या क्या होती है वसा, ये पता चल गया होगा आपको, ठीक है भाई। चलिए अब आगे चलेंगे हम। अच्छा, ये जो मार्कर है इसमें, ये जो नीले रंग का मार्कर है, ये इस पर हल्की सी स्याही भी अपनी छोड़ रहा है, प्रॉपर साफ नहीं हो रहा है इससे। चलिए शुरू करते हैं भाई। वही अपना वसा में ही चलते हैं। वसा मतलब कि फैट। देखिए बात करें भोजन में मौजूद पोषक तत्व, भोजन में मौजूद वसा पाचन के उपरांत वसा, देखिए भोजन में मौजूद वसा पाचन के उपरांत फैटी एसिड, वह ग्लिसरॉल में बदल जाती है। भोजन में मौजूद वसा पाचन के उपरांत फैटी एसिड वह ग्लिसरॉल में बदल जाती है, ठीक है। जो कोशिकाओं के द्वारा पुनः व्यवस्थित कर शरीर के लिए जरूरी ऊर्जा प्रदान की जाती है। जरूरी ऊर्जा प्रदान की जाती है। देखिए ये क्या कह रहा है कि जब हम भोजन में फैट लेते हैं तो वह फैट पचने के बाद फैटी एसिड वह ग्लिसरॉल में बदल जाता है। यही ग्लिसरॉल कोशिकाओं के द्वारा पुनः व्यवस्थित कर शरीर के लिए जरूरी ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है भाई। क्योंकि हम डायरेक्ट फैट को नहीं ले सकते, हमारी जो कोशिकाएं हैं
वो डायरेक्ट फैट ले नहीं सकते, ना डायरेक्ट प्रोटीन लेते हैं, ना डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। तो ऐसे ही ये फैट को किसके माध्यम से लेते हैं, फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल के माध्यम से। ग्लिसरॉल ऊर्जा देता है, फैटी एसिड जो होता है वो आपकी बॉडी में जमा हो जाता है, जिससे आपके फैट चर्बी बढ़ जाती है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, वसा शरीर को बाहरी व आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, वसा जो होती है, वसा शरीर को सुंदर दिखाने में या सुंदर दिखने में मदद करता है। यानी जिन लोगों के, आप ऐसे कहिए कि जिनमें बिल्कुल वसा नहीं होती, वो थोड़े से कम सुंदर दिखते हैं। आप खुद ही सोच लीजिए भाई, पूरे शरीर पर हड्डी हड्डी दिख रही है तो क्या सुंदर दिखेगा, वही चीज है। ठीक है। अच्छा, आगे देखें। वसा कोशिका झिल्ली तथा कोशिका द्रव्य और केंद्रक कला तथा केंद्रक द्रव्य के निर्माण में सहायता करती है। देखिए, वसा जो होती है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य और केंद्रक झिल्ली इत्यादि के निर्माण में सहायता करती है। अच्छा, आगे। वसा के द्वारा शरीर के लिए ऊष्मा का निर्माण होता है तथा वसा शरीर के तापमान को नियंत्रण करती है। शरीर के तापमान को भी नियंत्रण करती है। देखिए, वसा से शरीर के लिए ऊष्मा का निर्माण तो होता ही होता है, लेकिन वसा शरीर के टेम्परेचर को भी बनाए रखती है। अर्थात जिन लोगों के ऊपर वसा ज्यादा होगी, उनको वसा, देखिए, ऊष्मा की चीज अर्थात गर्मी ज्यादा लगेगी लेकिन सर्दी कम लगेगी, क्योंकि वसा ऊष्मीय चीज अर्थात गर्म है। वसा कैसी है, गर्म चीज है। अच्छा, आगे देखिए, वसा के लिए अगला पॉइंट है, वसा के लिए ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है, तो देखिए, 1 ग्राम वसा बराबर 9.2 कैलोरीज ऊष्मा।
ये होता है वसा के लिए ऊष्मागमन। अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों के डबल से भी ज्यादा है। ठीक है भाई, लेकिन अब आप ऐसा नहीं है ज्यादा वसा लेने मन लग जाना, नहीं तो फैट बढ़ जाएगा। वसा को पचाना भी है, अगर पचेगी नहीं तो आपके शरीर में फैट बढ़ जाएगा। एनर्जी तो बढ़ेगी, ये बाकायदा से सही है, लेकिन फैट भी तो बढ़ जाएगा, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये समझ में आ गया। चलिए आगे अगला पॉइंट लिखेंगे। वसा एडिपोस ऊतक के निर्माण में सहायक होती है। ऊतक के निर्माण में सहायक होती है। आगे, वसा कुछ विटामिन जिनमें नाम भी लिख रहा हूं, ए डी ई के लिए के लिए के लिए विलायक विलायक का कार्य करती है। ठीक है भाई, देखिए वसा कुछ विटामिन जिसमें ए डी ई के लिए विलायक का भी कार्य करती है। आपने पढ़ा होगा कि यह विटामिन वसा में घुलनशील। अच्छा, अगर आपसे और थोड़ा गहराई से पूछ लिया जाए कि बताइए, ऐसे पूछ ले कि विटामिन ए डी ई के किस प्रकार की वसाओं में घुलनशील होते हैं, तब आप कौन सी बताएंगे भाई? संतृप्त वसा। कौन सी बताएंगे? संतृप्त वसा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि देखिए अब तक एग्जामिनर ऊपर ऊपर से पूछते थे, लेकिन अब नहीं पूछते। अभी काफी परीक्षाएं गहराई से अंदर तक से पूछा जा रहा है, तो अभी आप जो है इस तरह से अंदर तक से चीजों को बेहतरीन तरीके से लेके चलेंगे। ठीक है भाई, चलिए अभी आप ये मेरे हिसाब से साथ साथ चल रहे होंगे। मैं तो यही कहूंगा आप साथ साथ नोट्स बनाइए। ठीक है भाई, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो और आप एक ही बार में आपकी सब्जेक्ट फिनिश। चलिए मैं रफ कर रहा हूं इसको, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, मैं ये कोशिश करूंगा आपको कि वह ज्यादा से ज्यादा और इम्पोर्टेंट जो पूछे जाते हैं सभी पॉइंटों को, आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, सबको आपके यहाँ पर प्रोवाइड कर सके, ताकि आपको परीक्षा में आप खुद कह सके कि हाँ यहाँ से हमने पढ़ा 10 साइंस कॉन्सेप्ट से, तो जो है हमारी परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है भाई, चलिए आगे। ये भी पॉइंट लिख लीजिए। कुछ वसा 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, जिन्हें अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया दो प्रकार की, जिन्हें कौन सी कहते हैं भाई? द्रव अवस्था में पाई जाती है मतलब असंतृप्त। द्रव अवस्था में पाई जाएंगी तो कौन सी होंगी? असंतृप्त वसा। ठीक है भाई, असंतृप्त वसा, जिसमें इसमें सारे आप चाहो तो सभी ऑयल लिख सकते हैं आप, सभी ऑयल। ठीक है, समझ में आ गया ये पॉइंट? अच्छा, आगे
वह वसा जो तापमान पर सामान्य तापमान पर ठोस ठोस अवस्था में होते हैं, उन्हें उन्हें संतृप्त वसा उन्हें संतृप्त वसा कहते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ तक उन्हें। अच्छा, अभी देखिए, ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि कुछ वसाएं 20 डिग्री टेम्परेचर तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसमें ऑयल आते हैं सारे, वो वसाएं असंतृप्त होती हैं। ठीक है। अच्छा, और जो सामान्य तापमान मतलब वही 20 डिग्री सामान्य टेम्परेचर है, उस पर ठोस अवस्था में पाई जाते हैं, उन्हें संतृप्त वसा कहते हैं। चलिए देखिए, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम, कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे कि मोम, आपने देखा होगा मोम, वैक्स कहते हैं जैसे मोम। देखिए मोम जो होता है ये मिरीसिल अल्कोहल प्लस पामेटिक अम्ल या ऑयल से मिलकर बना होता है। मोम जो होता है ये किससे बना होता है? मिरीसिल अल्कोहल प्लस पामेटिक ऑयल। ये अम्ल नहीं, इसको ऑयल कर लीजिए, आपको ज्यादा बेहतरीन समझ में आएगा। पामेटिक ऑयल। देखिए शब्दों का ही फर्क होता है, शब्द अगर सही से समझ में ना आए तो सवाल क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। ये इससे जो है मोम वैक्स अर्थात मोम बना हुआ। अच्छा देखिए, आपने मोमबत्ती देखी होगी, चलो मोमबत्ती के बारे में 2-3 फैक्ट्स आपको बता दें यहीं पर। जैसे मोमबत्ती, मैं कहूं कि मोमबत्ती का जलना ये कैसी प्रक्रिया है, और मोमबत्ती का पिघलना ये कैसी प्रक्रिया है। तो देखिए मोमबत्ती का जो जलना होता है ये होती है आपकी रासायनिक क्रिया। देखिए रासायनिक क्रिया क्या होती है? वैसी क्रियाएं जिससे जो नॉन रिवर्सिबल होती है, वापस नहीं आ सकती। जैसे अब मोमबत्ती जल गई तो क्या वापस थोड़ी आएगी फिर, लेकिन अगर मोमबत्ती पिघली है तो उसको आप फिर से इकट्ठा करके फिर मोमबत्ती चला ली। जैसे दूध का दही बनना, अब दही से दूध तो नहीं बनेगा, तो केमिकल रिएक्शन, रासायनिक क्रिया। लेकिन हम कहें कि बर्फ का पिघलना, अब बर्फ का पिघलना होगा तो वो कैसी हो जाएगी फिर? भौतिक क्रिया। क्योंकि बर्फ जो पिघलेगी भाई, और दोबारा से बर्फ बना लो, पानी बना लो। ऐसे ही मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती पिघलेगी फिर से मोमबत्ती बना लो। ठीक है ये चीज। चलिए आगे अगला देखेंगे आप, कोलेस्ट्रॉल। देखिए कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, मैं कहूं यह कोलेस्ट्रॉल जो है ऐसे लिखेंगे, यह
अघुलनशील अवस्था में है क्या ये वसा? अघुलनशील अवस्था में कोशिका की दीवारों पर जमा हो जाता है, दीवारों पर जमा हो जाता है, जिसके कारण कोशिकाओं का मार्ग कैसा हो जाता है भाई? सकरा। यानी कोशिका के अंदर जो मार्ग होता है, अंदर से जिसमें ब्लड चलता है, वो कैसा हो जाता है? सकरा हो जाता है, जिससे ब्लड आसानी से बह नहीं पाता या ब्लड की चाल धीमी हो जाती है, ब्लड की चाल धीमी हो जाती है, इसे हृदयाघात या हार्ट अटैक कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं भाई? हृदयाघात या फिर हार्ट अटैक कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, देखिए समझिए। जैसे मान लीजिए ये कोई नली है, ये क्या है? नली है ये। अच्छा, इसमें बह रहा है आपका क्या? ब्लड। इसमें क्या बह रहा है भाई? इसमें ब्लड जा रहा है। चलिए थोड़ा सा दिखने में आपको हल्की है ना, दिक्कत हो रही होगी, थोड़ी सी बड़ी बना देते हैं। जैसे ये मान लो कोई नली है, इसमें ये बह रहा है आपका ब्लड, ठीक है भाई, ये ब्लड है इसके अंदर। अच्छा, अभी क्या हुआ कि इसकी दीवारों पर क्या जम गया? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी एक वसाई है, इसकी दीवारों पर क्या जम गया भाई? कोलेस्ट्रॉल। ऐसे करके ये जम गया कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, अब एक बात बताओ, जो अभी इतना चौड़ा रास्ता था ब्लड जाने के लिए, अब वो कितना रह गया यहाँ पर? इतना। जैसे मान लीजिए कोई नदी काफी चौड़ी है तो उसमें पानी ज्यादा से ज्यादा आसानी से निकल जाएगा, लेकिन अगर नदी सक्रिय हो गई, पानी उतना ही आएगा, मतलब बाहर निकलेगा, बाढ़ आएगी। अब नदी तो ऊपर से खुली है भाई, आप ऐसे समझिए कि मोटर का पाइप है। अब मोटर के पाइप के लिए देखिए, मोटर के हिसाब से पाइप लगाया जाता है। जैसे 1 किलोवाट की मोटर है तो उसके लिए मान लो 1.5 इंची का पाइप लगा हुआ है। अब पाइप वही रहने दो, या फिर उसी पाइप में भी मिट्टी जम जाए साइडों से, बहुत कम सकरा रास्ता बचे, तो पानी आगे तक प्रॉपर फ्लो नहीं करेगा, साथ बैक करेगा पानी। जब बैक करेगा तो हार्ट के तक जाएगा ब्लड, लौट के कहाँ जाएगा? हार्ट तक। हार्ट तक जब लौट के जाएगा तो जो ब्लड पंप कर रहा था लब डब, उसमें दिक्कत होगी पंप करने में। जब पंप करने में दिक्कत होगी भाई, आप ही की सांस को रोक दिया जाए, क्या होगा? फट जाओगे। वही सिस्टम होगा, हार्ट कार्य करना बंद हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। उसे ही कहते हैं हार्ट। ये जो नस है ये, जैसे अब यहाँ पर देखिए निकल नहीं पा रहा, मान ली इधर से ही ब्लड आ रहा है, अब इधर से ब्लड आएगा तो इधर को निकल नहीं पाएगा ब्लड इसमें से, क्योंकि ये इतना आ रहा था, अब ये सकरा हो गया तो यहाँ पे ब्लड जमा होने लग जाएगा। जब यहाँ ब्लड जमा होगा तो यहाँ से नस फट जाएगी, यहाँ से क्या होगा? ये नस फट जाएगी।
नस फट जाएगी तो इसी को क्या कहेंगे भाई, हार्ट अटैक। इससे क्या कहेंगे, हार्ट अटैक हो। इसमें कभी कभी दिल भी ब्लास्ट कर जाता है, क्योंकि जब ज्यादा ब्लड लौट के हार्ट के पास पहुंच जाता है तो हार्ट। अच्छा, ये होता किस लिए है? देखिए, बहुत से लोग होते हैं एक्सरसाइज बहुत न के बराबर, या हम कह सकते कम करते हैं, और खाना बहुत ज्यादा ऑयली खा रहे हैं, तेल में तली हुई चीजें बाजार से। मान आप ये जो मार्केट में से ऑयली चीज खाते हैं, सबसे खतरनाक है ये। सबसे ज्यादा तो आजकल चल रहे हैं मोमोस, डोसा, चिली पटाटो, पता नहीं क्या क्या पटाटो चलते हैं, वो सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा, ये मान लीजिए आपकी जान, मृत्यु का कारण बन रहे हैं वो। इसलिए मार्केट से फालतू तली हुई चीजें खाना बंद, सिर्फ रोटी खाइए सादा, दूध पीजिए, बादाम खाइए, यानी जो शरीर को लाभदायक। आप तो पढ़े लिखे हैं, अच्छी चीजें खाइए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं, इसमें 2 पॉइंट और हैं, फिर हम बसा चैप्टर जो है कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट है संतुलित आहार। अगला पॉइंट क्या है आपका? संतुलित आहार। भाई संतुलित आहार क्या होता है? वैसा भोजन, संतुलित आहार क्या होता है? देखिए, संतुलित आहार कहते हैं वैसा भोजन जिसमें पोषण से संबंधित सभी तत्व, अवयव या मुख्य तत्व मौजूद हो, उसे कहते हैं संतुलित आहार, ठीक है। जैसे मैं जा रहा हूँ और खोड़ी हमारी जगह मुझे लेके नहीं पड़ा तो ले आओ तुझे, कहीं भी खा तो रूट दे मैंने बस तो खाली चार तो दो अंदर ले जा। तू नहीं ले रहा हो हाँ, हाय कहाँ दल है? वह भोजन जिसमें जिसमें पोषण के सभी अवयव मौजूद हो, या तत्व, अवयव या तत्व कुछ भी कह सकते हैं, मौजूद हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। उसे संतुलित आहार कहते हैं। अच्छा, और क्या होता है संतुलित आहार? वह आहार, आहार मीन्स खाना, वह आहार जिससे दैनिक ऊर्जा की आपूर्ति हो जाए, दैनिक ऊर्जा की आपूर्ति हो जाए, उसे क्या कहेंगे? संतुलित आहार। अच्छा, सिर्फ दैनिक आपूर्ति ही नहीं, कुछ मात्रा भविष्य के लिए, कुछ मात्रा भविष्य के लिए संचित की जा सके, संचित की जाए, उसे संतुलित आहार कहते हैं। अच्छा, अब समझिए आप यहां पर देखो, संतुलित आहार क्या होगा? वैसा आहार। देखिए, वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था कि मनुष्य के शरीर को ओवरऑल 40 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन 40 में से मुख्य जो है उनका मिलना बहुत जरूरी है, या हम कह सकते हैं उनकी मात्रा ज्यादा मिलना जरूरी होता है। बाकी तो कम भी मिल जाए तब भी काम चल जाता है। जैसे अभी हम इसके आगे खनिज लवण पढ़ाएंगे, उसमें वो थोड़े थोड़े भी मिल जाए तब भी काम चल जाता है, ठीक है भाई। ये भविष्य के लिए भी, थोड़ा भविष्य का मतलब नेक्स्ट डे। भाई आपने देखा होगा कोई व्यक्ति जब थकेगा
तो वो एक दिन में नहीं पतला हो जाएगा, समय लगेगा। मोटा भी होगा तो भी एक दिन में नहीं हो जाएगा, वही ये शब्द लिखा हुआ है। अच्छा, आपने देखा होगा कि कुपोषण जो होता है, कुपोषण शब्द से आप समझ गए होंगे। कुपोषण, कुपोषण देखिए, कुपोषण भी दो प्रकार का होता है। कुपोषण भी दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका अति पोषण, एक होता है आपका न्यून पोषण। अति पोषण और न्यून पोषण। देखिए, अति पोषण क्या होता है? अति पोषण में ज्यादा हुमच के खा रहे हैं, यूं ही फैट इधर से निकल रहा है उधर से निकल रहा है, बिल्कुल भी मेहनत एक्सरसाइज कर नहीं रहे हैं, योगा कर नहीं रहे हैं। तो जो अति पोषण ज्यादा पोषण, अति है जागी, वहां भी वो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान है। इसमें आपको क्या होगा, देखिए, इसमें मोटापा बढ़ेगा, शरीर को चलने में दिक्कत होगी। इसमें आपका हार्ट अटैक, आने के चांस रहेंगे। इसमें आपको मधुमेह, शुगर होने का चांस रहेगा। इसमें आपका ब्लड प्रेशर, इसमें आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अभी मैंने बताया था क्यों बढ़ेगा भाई, जब रास्ता सकरा हो जाएगा तो तेज निकलेगा। देखिए, न्यून पोषण में क्या होता है, इसमें बच्चों में पोषण की कमी से क्वाशियोरकोर और मरासमस रोग हो जाता है। ठीक है, ये होते हैं आपके पोषण और कुपोषण। ठीक है, चलिए, लगभग हम जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सभी कवर कर चुके हैं हम। इसके बाद आप सिर्फ एमसीक्यू लगाइए, थ्योरी आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इंडिया के अंदर बहुत अच्छे, हम तो अभी कुछ भी नहीं है, टीचर तो है ही नहीं, हम तो अभी स्टूडेंट समझिए आप, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया है। लेकिन मैं ये दावा करता हूं, मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता, परंतु आप अगर आप इनको पढ़ते हैं मेरे साथ, आपको पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है एग्जाम के माध्यम से, ये मान के चलिए कि आपको पॉइंट्स नोट बाय नोट बहुत ज्यादा मिलेंगे। मतलब हर परीक्षा के लिए आपको फिर इससे आगे कुछ पढ़ना ही नहीं। ठीक है, चलिए, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। देखिए, हमने जो मुख्य जो अणु थे मॉलिक्यूल्स से, बृहद अणु थे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे, वो कंप्लीट कर लिए तीनों। अब चलेंगे हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स में, जिसमें हम खनिज लवण पढ़ेंगे, वाटर जल पढ़ेंगे और विटामिन पढ़ेंगे। कल हम खनिज लवण और वाटर कंप्लीट कर चुके होंगे। नेक्स्ट अगली क्लास में फिर हम विटामिन पढ़ेंगे। बहुत बेहतरीन क्लास बना के रख रखी है आपके लिए विटामिन की, एकदम गजब, मजा ही आ जाएगा कतई। ठीक है, चलिए, आज के लिए यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।